साथ संपर्क करके उनको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिला दूंगा। बाकी जो मैंने पहले ही बताया कि पीएमसी फंड हमने कितना अप्रूव किया है, बाकी स्टेटों के लिए भी अगर स्टेट वाइज बोरा हम चाहते हैं तो माननीय मेंबर को हम दे सकते हैं। बाकी दूसरे पोर्शन में आते हैं कि मेजर फीचर्स के जिसमें कि हमने लगभग यूपी में 1725 स्कूल है जिनको हमने दिया है, इस पीएमसी के तहत उनको सिलेक्शन किया है। और जो फैसिलिटीज़ है जो बच्चों को मिलता है पीएमसी स्कूल में कि जिसके द्वारा बच्चे और भी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाए, उसमें कंप्यूटर लैब, आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासरूम, वोकेशनल स्किल एजुकेशन, इंटरनेट फैसिलिटी, लाइब्रेरी विद गुड फर्नीचर, diverse collection of books with computerized entry of issuing the books, fully equipped integrated science lab, physics lab, chemistry lab, biology lab, playground with well-equipped sports facilities, green school feature, capacity building of the school principal and teachers, and several others. I am not going to the details because आप ये बता दें, एक विद्यालय में 50 करोड़ रुपए मिलते हैं ना? हाँ, ये बताओ। एक विद्यालय में लगभग 50 करोड़ रुपया दिया जाता है, जिसके माध्यम से हमने जो इतने सारे। देखो, बात ये कि एक विद्यालय 50 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, धीरे धीरे विद्यालय बनेंगे, एक साल में नहीं बनते सारे। ठीक, बताइए आगे चलो। अब सब अपने यहाँ विद्यालय बनाना चाहते हैं, पीएमसी विद्यालय बनाना चाहते हैं, समय लगेगा, अच्छी योजना है। कागेन मुर्मू जी। ধন্যবাদ সভাপতি মহাশয়। যে আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমি জানতে চাই যে এই স্কিমটা এত সুন্দর স্কিম, যেটার মাধ্যমে আরও বেশি আমরা ইমপ্রুভ করতে পারি আমাদের সমস্ত যে কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিগুলোকে। সেই ক্ষেত্রে আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আপনার মাধ্যমে জানতে চাই স্যার, যে রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি কি, যদি দয়া করে মন্ত্রী মহোদয় জানান। स्पीकर सर, मैं आपसे परमिशन मांगता हूं, माननीय सदस्य ने बांग्ला में यानी मेरे मातृभाषा। आप बांग्ला में बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। बांग्ला में मैं अच्छा, थैंक यू। माननीय स्पीकर महोदय, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় সদস্যকে অবগত করাতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রুসার যে প্রথম এবং দ্বিতীয় ধাপ, সেই দুই ধাপে আমাদের সাথে অর্থাৎ কেন্দ্র সরকারের সাথে ছিল এবং গোটা পশ্চিমবঙ্গে 206টি প্রজেক্ট অ্যাপ্রুভ করা হয়, যার টোটাল কস্ট 903.45 কোটি টাকা ছিল। তার মধ্যে সেন্ট্রাল শেয়ার 545.65 কোটি টাকা ছিল এবং তার মধ্যে 385 কোটি টাকা সেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রিলিজ করে দিয়েছে। কিন্তু দুঃখের সাথে আজকে জানাতে বাধ্য হচ্ছে এই পবিত্র হাউসে মাত্র 61টা প্রজেক্ট এখনো পর্যন্ত কমপ্লিট হয়েছে। 145টা প্রজেক্ট এখনো অনগোয়িং, এখনো কমপ্লিট হয়নি। আমি এই পরিস্থিতি দেখে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে আমি লেটার পর্যন্ত দিয়েছি যাতে এই প্রকল্পগুলোকে দ্রুত করা হয়। লেটারের ডিও নাম্বারও আমি উল্লেখ করে দিচ্ছি মাননীয় স্পিকার স্যার, যে আমি 30 আগস্ট 2025-এ আমি আমার তরফ থেকে চিঠি লিখি যাতে এই প্রকল্পগুলোকে তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এতে কমপ্লিট তো করছে না। রুসার পিএম উষা যখন আমাদের যে পরিবর্তিত যে স্কিম, সেই স্কিমে পর্যন্ত অংশগ্রহণ করছে না। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বঞ্চিত হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের ছাত্ররা বঞ্চিত হচ্ছে, ছাত্রীরা বঞ্চিত হচ্ছে। আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করতে চাই যে আপনারা এই প্রোগ্রামে আসুন। 105 अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 105। गौरव गोगोई जी। माननीय मंत्री माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, अगर आप असम के चाय बागान की दृश्य देखें तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी है और महिलाओं के श्रम के पीठ पर बागान के मालिक और बड़े बड़े उद्योगपति अपना मुनाफा कमाते हैं। लेकिन जब भी वार्तालाप होता है बागान के मालिकों के बीच, यूनियन के बीच, सरकारों के बीच, तो उन चर्चाओं में महिलाओं की भागीदारी ना के मुमकिन है, जिसके कारण महिलाओं की जो वास्तविक समस्या है, चाहे वो टॉयलेट की समस्या हो, चाहे वो स्वास्थ्य अनीमिया की समस्या हो, चाहे वो ड्रग्स की समस्या हो, चाहे वो शराब की दुकान की समस्या हो,
चाहे घरेलू हिंसा की समस्या हो, इन समस्याओं को लेकर जो व्यापक चर्चा और सिद्धांत उन सरकार और इंडस्ट्री के बीच में, यूनियन के बीच में जो होनी चाहिए नहीं होती, और इसलिए सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित हमारी महिलाओं श्रमिक हैं। मेरा दरखास्त है वर्तमान के हमारे सरकार से कि क्या वो एक ऐसा प्रस्ताव लाएंगे जहां पर इंडस्ट्री, यूनियन और सरकारों के बीच में जब चाय के उद्योग के साथ जब वार्तालाप हो तो उसमें महिलाओं की प्रतिनिधि उस पर सुनिश्चित हो, महिलाओं की प्रतिनिधियों की संख्या होनी चाहिए ऐसे इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और यूनियन के वार्तालाप। अध्यक्ष महोदय, माननीय तरुण जी ने चाय बागान में महिलाओं की संख्या और उसकी वेलफेयर और उसकी सुविधा के बारे में चिंता करी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि कोई भी क्षेत्र हो जहाँ महिलाएं काम करती हो, ये प्लांटेशन क्षेत्र हो या तो कोई भी व्यवसायिक क्षेत्र हो, वहाँ उसको समान वेतन मिले, उसकी हेल्थ की चिंता करी जाए, उसका रहने, उसके बच्चे के लिए ट्रेज की व्यवस्था हो और उसको मैटरनिटी की फैसिलिटी मिले और हाइजेनिक सिचुएशंस में काम कर पाए। ये बहुत आवश्यक होता है। लेकिन तरुण जी, लास्ट वीक में ही आप भारत सरकार ने ये 4 हेतु को सिद्ध करने के लिए 4 लेबर कोड को लागू करा है। उसके खिलाफ आप भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब आप प्रोटेस्ट कर रहे थे तब आपके मन में जो सचमुच में ये चिंता होती कि हमारी प्लांटेशन महिलाओं, हमने व्यवस्था सुनिश्चित करी है कि प्लांटेशन में काम करने वाली महिला उसको अच्छा ड्रिंकिंग वाटर मिले, किचन की फैसिलिटी मिले, पहले क्रेज की व्यवस्था 50 वीमेंस हो उसको भी उपलब्ध हो, ये व्यवस्था हमने ये लेबर कोड में सुनिश्चित करी है। उनके अलावा जब कोई हैजार्डस वर्कर्स में कोई काम करती है महिलाएं, ऐसी स्थिति में 1 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का इलाज के लिए कोई भी खर्च करने की चिंता हो तो आयुष्मान भारत नहीं, आपने क्वेश्चंस में तो पूछा है कि क्या उसको आयुष्मान भारत की सुविधा मिलेगी। जी, आयुष्मान भारत से आगे जाके ESIC का लाभ भी देश की सभी महिलाओं को मिलेगा। सभी प्लांटेशन वर्कर्स महिलाओं को भी ESIC के लाभार्थी के रूप में जब ESIC का लाभ देते हैं तब कोई लिमिट नहीं होती है। 1 रुपये से 1 करोड़ रुपया से भी अधिक कितना भी खर्च हो तो उसकी स्वास्थ्य की भी चिंता की जाएगी। आपने ये भी चिंता व्यक्त करी है कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। बात सही है, प्लांटेशन वर्कर्स में आज 12 लाख से अधिक प्लांटेशन वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसमें अधिकतर महिलाएं हैं। ये महिलाओं को भी जब बातचीत हो उसके लिए उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो, ये भी आवश्यक है। महिलाओं की भागीदारी की भी सुनिश्चितता की गई है ताकि उनके हित में या तो लेबर और प्लांटेशन वर्कर्स और प्लांटेशन के मालिक यानी कि चाय बागान के मालिक, उसके बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो और उसके बीच में बातचीत करने के लिए एक कमेटी का गठन करा जाए और एक कमेटी में महिलाओं की भी उपस्थिति हो, ये आवश्यक है। ये हमने ये लेबर कोड में आइडेंटिफाई करा है, लेबर कोड में हमने फाइनल करा है। उसका लाभ हमारे आसाम की महिलाओं को भी मिलेगा, देश की महिलाओं को भी मिलेगा। गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल ये है कि असम के विभिन्न चाय बागानों में सारे श्रमिक पिछले कुछ महीने में सड़कों पे आकर अपने सम्मानजनक उनको डेली वेज मिले, न्यूनतम उनको सैलरी मिले, उसको लेकर उन्होंने बार बार सरकार के पास भी गए हैं और जब उपाय नहीं मिला तो सड़क पे आए हैं, अपर असम हो, लोअर असम है, सब जगह। तो उनकी मांग ये है कि उनको कहा गया था कि सरकार अगर असम में आएगी तो 351 रुपीज़ उनको डेली मजदूरी उनको मिलेगा, जबकि वास्तविक में आज ब्रह्मपुत्र वैली में 250 रुपये मिल रहा है और बराक वैली में सिर्फ 228 रुपये मिल रहा है। मतलब असम में ब्रह्मपुत्र बराक में भी समान वेतन उनको नहीं मिल रहा। तो मेरी मांग ये है कि मजदूरों की जो मांग है और आपकी सरकार की जो प्रस्ताव है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन 351 रुपीज़ मिलना चाहिए, सरकार कब ये सुनिश्चित करेगी?
तरुण भाई, विषय यही है कि जब लेबर कोड में यही प्रावधान है, आज तक हर स्टेट अपने अपने मिनिमम वेज तय करते थे और सिनर्जी नहीं थी। हमने 4 लेबर कोड में सुनिश्चित करा है, उसमें सभी को फ्लोर वेज तय करना है। फ्लोर वेज से कोई नीचे नहीं जा सकता, फ्लोर वेज से ऊपर कोई भी स्टेट अपना वेज तय कर सकता है। ये एश्योर हमने 4 लेबर कोड में सुनिश्चित करा है। इसलिए आज से देश में अभी से 21 नवंबर से लेबर कोड लागू हुआ है। देश में अभी कोई मिनिमम वेज के लिए चिंता नहीं हो रहेगी। फ्लोर वेज तय होगा और सभी स्टेट को फ्लोर वेज से एवं मिनिमम वेज रखना होगा। परिणति शिंदे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जैसे असम में प्लांटेशन वर्कर्स बहुत बड़े पैमाने पे है, वैसे शोलापुर, महाराष्ट्र के शोलापुर में, नासिक में बीडी वर्कर्स जो है, महिला कामगार, वो बहुत बड़े पैमाने पे है। करीब 1 लाख के आसपास बीड़ी कामगार है और ये सब महिलाएं होती है इसमें। जैसे आपने जिक्र किया कि हैजर्डस इंडस्ट्री, बीड़ी और टोबैको सबसे हैजर्डस इंडस्ट्री है, लेकिन आज उनको आउट ऑफ नो ऑप्शन, बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन, इस इंडस्ट्री पे उनको डिपेंड होना पड़ता है।